आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। संघ प्रमुख मोहन भागवत के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने पलटवार किया है। अवैसी ने कहा कि मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि वह ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को क्या देंगे। क्या वो अधिक बच्चे पैदा करने वालों के बैंक अकाउंट में 1500 रुपए देंगे। अवैसी ने कहा कि मोहन भागवत औलाद पैदा करे स्कीम निकालेंगे क्या। उन्होंने कहा कि जब मोहन भागवत अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें इसके लिए कोई योजना लानी चाहिए। मालेगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए अवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन्हें अपना मंगलसूत्र उतार कर दूसरा पहन लेना चाहिए। उनका कहना है कि मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन वे इसे बदनाम कर रहे हैं। तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे, अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। नहीं, औलाद पैदा करो कुछ स्कीम निकालेंगे क्या। ऐसा कुछ भी नहीं। टीएफआर रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का टीएफआर रेट वो मुसलमानों फर्क है। अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपये दे देना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। अब क्या बोलिए। नहीं आप पढ़ के सुनाओ भाई। नहीं आप बोलना मोहन भागवत ने दो से ज्यादा बच्चों की पैरवी बोले समाज के अंदर 2.1% है वो से बोले खत्म हो। फिर हमको क्यों बच्चे पड़ेगा। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दो रहा हूँ। फिर वो आप लोग बोलेंगे वो किसी से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला और उसके 6 बच्चे। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई, अमित शाह के भी माशाल्लाह 6। अब नहीं मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे हैं सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की। क्या है स्कीम बता दो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के गोशामहल स्टेडियम में नए उस्मानिया जनरल अस्पताल के निर्माण पर चर्चा के लिए एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता पर बल दिया कि अस्पताल भविष्य के लिए शहर की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पताल स्थल तक जाने वाली सड़कों के निर्माण के लिए एक सर्वे शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों से निर्बाध कनेक्टिविटी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, पहुंचने के लिए पर्याप्त सड़क बुनियादी ढांचा आवश्यक है और सर्वे तुरंत शुरू होना चाहिए। रेवंत रेड्डी अस्पताल के मास्टर प्लान में प्रमुख सुविधाओं को शामिल करने पर भी जोर देते हैं। इनमें अस्पताल के संचालन में सहायता के लिए विश्वसनीय पेयजल आपूर्ति, निर्बाध बिजली और एक कुशल जल निकासी प्रणाली शामिल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच भारी संख्या बल में पुलिस की मौजूदगी में रविवार को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में हिंदू संगठनों की महापंचायत हुई। महापंचायत में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह भी पहुंचे। तेलंगाना की गोशामहल सीट से बीजेपी के विधायक राजा सिंह ने उत्तरकाशी पहुंचने पर हिंदूवादी नेता काफी उत्साहित दिखे। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया। उनके पक्ष में जोरदार नारेबाजी भी की गई। उन्होंने महापंचायत में पहुंचे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने मन से कहा कि उत्तराखंड में हम लैंड जिहाद में जिहादियों को शामिल नहीं होने देंगे। लैंड जिहादी जिस भाषा में समझते हैं उन्हें उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके हिंदू भाइयों को तकलीफ हुई तो वह हैदराबाद से उत्तराखंड पहुंच गए। हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है और यही संगठित होने का सही समय है। राजा सिंह बीते कुछ समय पहले उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया था। वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी में वापसी ने मीडिया में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। राजा सिंह राजनीति में आने से पहले बजरंग दल में थे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने से जिले का विकास संभव होगा। उन्होंने बल्लेबाजी करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की शुरुआत करने के बाद यह बात कही। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को कुल 50 एकड़ जमीन दी है। उन्होंने कहा कि यह जिले की आर्थिक वृद्धि एवं विकास का पूरक है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करके क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पर खरा तुरंत उतरे। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने मैसूर में भी स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम मैसूर में भी जगह देंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री जी परमेश्वर, सहकारिता मंत्री KN राजन्ना, ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे, राज्य सरकार के दिल्ली प्रतिनिधि TB जयचंद्र और जिले के विधायक, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुराम भट्ट और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। साउथ सिनेमा से एक शॉकिंग खबर सामने आई है। कन्नड़ सिनेमा जगत की जानी मानी एक्ट्रेस शोभिता शिवन्ना का निधन हो गया है। अभिनेत्री ने खुदकुशी कर ली है। 1 दिसंबर को उनका शव हैदराबाद स्थित उनके घर में मृत पाया गया। 30 वर्षीय एक्ट्रेस अपने घर पर फंदे से लटकी मिली। अभिनेत्री के निधन की खबर लगते ही पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद एक्ट्रेस के अपार्टमेंट पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेजा गया। शोभिता शिवन्ना ने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसकी असल वजह का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल में भेज दिए हैं। पुलिस उनके परिजनों और करीबियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद एक्ट्रेस का शव उनके बेंगलुरु में मायके पहुंचाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शोभिता शिवन्ना मूल रूप से कर्नाटक के सकलेशपुर की रहने वाली थी और पिछले साल उनकी शादी हुई थी। वही एक्ट्रेस ने शादी के बाद से ही एक्टिंग प्रोजेक्ट से दूरी बना ली थी। उन्होंने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके जाने से फैंस काफी शोक में हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसले में राज्य के वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। इस बोर्ड का गठन पूर्ववर्ती जगनमोहन सरकार के कार्यकाल में हुआ था। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली TDP JSP की सरकार ने राज्य के वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड था। मौजूदा आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य थे, जिनमें से 3 निर्वाचित और बाकी 8 मनोनीत थे। 30 नवंबर के एक आदेश में राज्य सरकार ने YSRCP सरकार में गठित AP राज्य वक्फ बोर्ड पर लिए गए एक्शन की जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि यह मार्च 2023 से निष्क्रिय था। राज्य सरकार के इस कदम के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सरकार के पिछले GO 47 के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें GO की वैधता पर सवाल खड़े किए गए थे। राज्य के कानून एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री N मोहम्मद फारूक ने वक्फ बोर्ड को भंग किए जाने की पुष्टि की है। मौजूदा वक्फ बोर्ड को भंग किए जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार नए ढंग से वक्फ बोर्ड का गठन कर सकती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कहा कि सभी पहलुओं और उच्च न्यायालय के आदेश पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद राज्य सरकार 31 अक्टूबर 2023 की GO तिथि को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है। पिछले साल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1 नवंबर 2023 को राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी थी, क्योंकि बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई थी। अडानी समूह पर लगे आरोपों और संबल हिंसा समेत कई विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण अब तक संसद के दोनों सदन ठीक से नहीं चल पाए हैं। आज भी गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। नहीं, हंगामा नहीं है। विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक अड़ियर रुख अपना लिया। कोई बड़ी बात नहीं है। संबल पर चर्चा कराने से, संबल पे हमारे जो सांसद हैं उनके ऊपर FIR और तमाम लोगों पर जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई पार्टीशन नहीं था, उनकी हाजिरी नहीं थी, उनके ऊपर FIR तो और तमाम 5 लोगों की हत्याएं हुई है। पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। यही सारी बातें के लिए तो हाउस में हम लोग कहते, लेकिन क्योंकि सरकार अपने को कहीं न कहीं इसमें घेरा मान रही है, इसलिए चर्चा न कराने के कारण आप सरकार
भारतीय किसान परिषद के नेता सुखबीर खलीफा ने कहा कि हम अपने अन्नदाताओं के अधिकारों के लिए सख्त भावना, बहुत जुनून और समर्पण के साथ आए हैं। किसानों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें आश्वासन दिया गया है कि सचिव स्तर की वार्ता कर हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तब तक हम दलित प्रेरणा स्थल पर डेरा डाले रहेंगे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम पीछे भी नहीं हटेंगे। मजबूत इरादे के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपने अन्नदाता का हक लेने आए हैं। यहाँ से वहां तक गौतम बुद्ध नगर के किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। अब शिकार नहीं बनेंगे, शोषण नहीं होने देंगे। 10% प्लॉट लेके रहेंगे। आबादी का निस्तारण कराने के लिए जो हाई पावर कमेटी 21 फरवरी को हमने दिल्ली कूच करा था, हाई पावर कमेटी बनाई थी, वो सारे मामले धरातल पर उतार दो। और बात यह है, नए कानून के हिसाब से हमें उसके सारे बेनिफिट मुआवजा दे दो। एनटीपीसी किसान मेरी मत शक्ति खड़ी हुई है, अभी तक समाधान नहीं हुआ है। ये लोग भी 5000 लोग अब आने वाले बहुत जल्दी। अगर नहीं करोगे, टरकाओगे, बहलाओगे, बहकाओगे, अब नहीं, बहुत हो चुका है। हो चली है, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बातचीत इतनी हुई है, 7 दिन के अंदर वो सचिव स्तर की वार्ता करा के हमारी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक हम दलित प्रेरणा स्थल पर रहेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे, पीछे भी नहीं हटेंगे, यही धरना धरेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।